है छोटे मोटे आदमी को। ओसामा बिन लादेन जयदीप साहब ने मैं रोकूंगा यहाँ पे। अब्दुल वाहिद साहब, जयदीप साहब ने एक बड़ी अपडेट दी है यहाँ पे, बड़ी अपडेट। सुलेमानिया में ईरान विरोधी आतंकवादी पार्टी के मुख्यालय पर भयंकर मिसाइल हमला किया है। ये ईरान की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। सारी मिसाइल नहीं, ड्रोन हमला है यहाँ पे। उन्होंने कहा है ड्रोन से हमले ये किए गए, बड़ा हमला है। यानी कुर्दों पे भी अभी बता रहे थे कि पिछले 4-5 दिनों से ईरान कुर्दों पर भारी हमले कर रहा है। क्या लग रहा है अब्दुल वाहिद साहब? एक खबर ये आ रही भाई, नेतन्याहू से बात नहीं करना चाहते, नेतन्याहू से अभी दूरी बनाए हुए हैं। तो ये महज ड्रामा है या इसमें कोई सच्चाई है? कई पॉइंट्स हैं जिसमें इख्तिलाफ है क्या इसके पीछे? अब दुनिया इस बात को मान रही है कि इजराइल काबिज है, इजराइल जालिम है, इजराइल बेगुनाहों को मारता है, इजराइल जो है वो औरतों को मारता है, इजराइल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इन पे हमले करता है। और वही हरकत अब अमेरिका ने भी शुरू कर दी। तो ये हालात है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक और खबर मैं पढ़ रहा कि कतर ने कंडम किया है ईरान के हमले को। जाहिर सी बात है कि कतर करेगा और सब करेंगे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रेशर तो है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी प्रेशर खत्म हो गया, अमेरिकी प्रेशर रहेगा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, यहाँ पे कतर ने अपनी सरजमीन खलीजी रियासतों उर्दून पर ईरान के हमलों की मजम्मत की है। एक्स पर पोस्ट करदा बयान में कतर की वजारत खारजा का कहना है कि हमले आदाब ज़दा रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अच्छी हमसायगी के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी। ये अब कतर ने कहा है, लेकिन सबको पता है कि हकीकत क्या है। तो हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब भी जुड़ गए, लेकिन मैं तारुफ ही करा देता हूं चूंकि आ गए हैं। हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अब्दुल वाहिद साहब। और इसके साथ साथ अब्दुल वाहिद साहब मिडिल ईस्ट एक रिसर्चर के तौर पर हम उन्हें देखते हैं, अब्दुल वाहिद साहब को, और सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बहुत ही नेक इंसान है। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। और सबसे पहले मैं अब चाहूंगा कि अब्दुल वाहिद साहब से ही अपडेट ले लूं, क्योंकि सदर साहब जो है वो तो फिर ताकि नंबर ऐसे आए कि ये दुआ और फिर अख्ताम। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगा, अगर एतराज ना हो सदर साहब, क्या मैं अब्दुल वाहिद साहब से अपडेट ले लूं पहले? सदर साहब की इजाजत हो गई। क्या लग रहा है अब्दुल वाहिद साहब? एक खबर ये आ रही भाई, नेतन्याहू से बात नहीं करना चाहते, नेतन्याहू से अभी दूरी बनाए हुए हैं। तो ये महज ड्रामा है या इसमें कोई सच्चाई है? कई पॉइंट्स हैं जिसमें इख्तिलाफ है क्या इसके पीछे? और क्या इस वक्त की सूरत हाल है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक नेतन्याहू वगैरह का है मामला, तो इख्तिलाफ होना दूसरी बात है। क्या इसराइल की मदद से अमेरिका पीछे हटेगा, ये एक दूसरी बात है। तो चूंकि जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर है मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल नाम का मुल्क, तो इसलिए उसकी मदद से किसी भी तरह से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। पहली बात तो ये है। नेतन्याहू वगैरह से इख्तिलाफात हो सकते हैं। आज इसराइल की पार्लियामेंट गालिबन डिसॉल्व हो गई है और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे वहां पे। तो देखना यह है कि कौन कौन सी पार्टीज आती हैं मैदान में, क्या क्या होना है। तो मुश्किल से 1 ही महीने का टाइम नेतन्याहू के पास बचा है कि अब वो या तो दोबारा इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन लड़ें, और वो इलेक्शन लड़ेंगे क्या होगा तो ये पूरी दुनिया जानती है कि अब जेल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह है कि वो अमेरिका जाएं और वहां पे सुकूनत इख्तियार कर लें, और फिर जो है वहां से अगर उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता इसराइल तो दूसरी बात है, सारे मुकदमात पड़े रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज वो एक आई थी कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, इनकी वाइफ का एक बयान आया और वो काफी वायरल है 2-3 रोज से। उन्होंने क्या कहा है कि हमें जिंदगी भर सिक्योरिटी के अंदर रहना पड़ेगा।
क्योंकि हमने जो है हम पर ऐसे ऐसे, भाई सीधी सी बात यह है कि आपने एक कौम के रूहानी पेशवा का कत्ल किया है, तो जाहिर है कि फिर उस कौम के या उस अकीदे के या उस उनको जो है जो लोग अपना हीरो मानते हैं, तो वो जाहिर है कभी ना कभी तो बदला लेंगे और पूरे खानदान से लेंगे। सलमान रुश्दी से भी जब जो है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं मारा है, आपने एक रिलीजियस फिगर को मारा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, तो इसलिए पूरी जिंदगी भर तो उन्हें इस खौफ के साए में जीना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है। तो ये था इसराइल वगैरह का। गजा पर हमले जारी हैं, और आज देखिए एक फ्यूनरल प्रोसेशन था, फलस्तीनी शहीद हुए थे, उसका जनाजा लेकर जा रहे थे लोग, उस पर भी इसराइल ने ड्रोन से अटैक किया और कई लोग मारे गए। तो मैं जो बार बार कहता हूं कि ईरान वगैरह क्या है कि ये जो है तने हैं, जड़ जो है वही है कि इसराइल का एक्सपेंशन कैसे होगा, इसके लिए पूरे मगरबी ममालिक हैं। अब आज देखिए क्या हुआ ईरान के अंदर। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका चाहता यह है कि किसी तरह से अरब और ईरान को लड़ाया जाए, और ये दोनों जो है वो जो लोमड़ी वाली हालत है कि भाई साहब रोटी वाला टुकड़ा है, दोनों लड़ गए और बाद में लोमड़ी जो है रोटी का टुकड़ा लेकर के भाग गई, दोनों जो है लड़ते रहो। तो कुल मिलाकर यह है कि वो चाहता यह है कि भाई ये लड़ते रहें, और जिस तरह इराक के और बहुत सारे मुल्कों के वसाइल पर हमने कब्जा किया है, ईरान वगैरह का भी आ जाएगा, अरबों का भी आ जाएगा, ये आपस में लड़ लड़ के वीक हो जाएंगे। इसराइल को बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा कि एक्सप्लोर करो, जितना पढ़ना है पढ़िए आप, सीरिया को ले लो, लेबनान को ले लो, जो भी लेना है ले लो। अब सवाल यह है कि अब इसका इलाज क्या है। इस वक्त जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है ईरान में, वो जिस तरह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है ईरान के अंदर, उसका सीधा सीधा यही है कि वो ईरान को इश्तियाल दिलाना चाहता है कि ईरान, बहरैन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब वगैरह ये सब जितने ममालिक हैं, ओमान का नाम गलती से आ गया, तो वो जो है इन सबके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान भी टारगेट करे। लेकिन अब ये ईरान की अपनी वो है मैच्योरिटी कि उसने इनको टारगेट नहीं किया है। उसने आज सीरिया के अंदर अमेरिका के बेस को टारगेट किया है। अमेरिका सीरिया छोड़ना चाहता है, इराक से भी अमेरिका ने बोला है कि मैं वहां से हटा रहा हूं। तो उसके अलावा जो एक और सबसे बड़ी और सबसे शदीद तरीन ईरानी कार्रवाई हुई है, वो हुई है उर्दन में, जिसको इंग्लिश में जॉर्डन कहते हैं। तो उर्दन के अंदर जो बेस है, वहां पे जो है जो फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट थे, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, जिनके जरिए से फाइटर जेट में तेल भरा जाता अमेरिका का, तकरीबन ये है कि निस्फ दर्जन से ज्यादा उनको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया है आज, और पूरे के पूरे बेस पर जो है काफी शदीद किस्म की एक तबाही मची है। ये जो है सूरत हाल जॉर्डन की है। तो आज जॉर्डन पे सबसे ज्यादा हुआ है, उसके अलावा कुवैत में, और कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है, वहां पे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी कैजुअलिटीज जो है, यानी मौतें हुई हैं अमेरिकी फौजियों की। तो ये सब जो है, क्योंकि सबसे बड़ा एयरबेस ये है, तो कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका जितनी शिद्दत के साथ ईरान पर अटैक कर रहा है, उतनी ही शिद्दत के साथ ईरान जवाब दे रहा है। अमेरिका दावे कर रहा है कि हमने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह किया है, लेकिन ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है, तो ईरान ये बता रहा है कि भाई उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिस्ट्रॉय करने हैं, करते रहिए। जाहिर सी बात है कि भाई ईरान ने अपना होमवर्क किया होगा, पता है उसको। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जो ये वेस्टर्न मीडिया और बहुत सारे लोग ये चला रहे हैं न्यूज कि भाई चाबहार पे वो जो टावर था सर्विलांस का, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है टाइमली, लेकिन क्या जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सर्विलांस के लिए उस एक टावर के अलावा ईरान के पास कुछ और नहीं है? हर साल 2 सैटेलाइट स्पेस में ईरान दागता है, और अभी रिसेंटली भी एक सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट किस लिए किया है लॉन्च? स्पेस में नुमाइश लगेगी, टिकट लगेंगे, आइए देखिए सैटेलाइट है ये ईरान का। इसका मतलब यह है कि अब जो है जमाने गए कि जब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है, पहले दूरबीन होती थी जो हम देखते थे, अब वो जो है दूरबीन के बहुत जो है मॉडिफाइड वर्जन आए हैं। तो उन सबका जो है मामला यही है कि भाई कुल मिलाकर यह है कि अब जो है ईरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसी टावर पे ही डिपेंड है। जैसे अमेरिका का भी सैटेलाइट सिस्टम है, अमेरिका के थार्ड और बहुत सारे सिस्टम ईरान ने डिस्ट्रॉय किए, लेकिन उसके बावजूद ईरान के अंदर अगर अमेरिका टारगेट कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने अपने सैटेलाइट को ईरान के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। तो अगर ये स्टार वार की तरफ दुनिया बढ़ रही है और सैटेलाइट है, तो ये सारी की सारी तो क्या ईरान के पास नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा कि ईरान भी कैपेबल है,
और वो सैटेलाइट का ही कमाल है कि ईरान बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने अहदाफ को जहां जहां उसको टारगेट करना है अमेरिका के बेसिस को वहां ईरान टारगेट कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं और फिलहाल ऐसा लगता है कि अभी तो जंग एक हफ्ते रुकने वाली नहीं है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, और मुझे भी यही लग रहा है कि फिलहाल जो है वो जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन आपने बड़ी अपडेट दी है, खास तौर से जो सीरिया को लेकर के। यहाँ पे एक बड़ी खबर, सीरिया सेना के एक सूत्र ने अल जजीरा को बताया है कि अल तनफ अड्डे पर, अल तनफ क्या मैं हिंदी में है जो भी, अभी मैं कोई हमला नहीं हुआ है और ना ही वहाँ कोई अमेरिका प्रेजेंस है यहाँ पे, कह रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर यहाँ जदीद साहब दिया है, कुवैती विद्युत मंत्रालय, हम नागरिकों से अपील करते हैं कि ईरान द्वारा पावर प्लांट पर किए गए हमलों के बाद विद्युत की कमी कारण उसके इस्तेमाल को कम किया जाना, यानी रैशनिंग की जाए। तो ये आप देखिए, तो इस तरह के यहाँ जॉर्डन ने भी मना किया है कि हमारी जमीन पर कोई भी अमेरिकी बेस मौजूद है। ये आप देखिए, जॉर्डन ने कहा है कि हमारे यहाँ बेस ही मौजूद नहीं है, कोई अमेरिका बेस नहीं है। तो इस तरह की बातें बहरहाल आ रही हैं। अभी और अपडेट्स आएंगी, कई बड़ी अपडेट्स हैं, मैं वो तमाम अपडेट्स दूंगा। लेकिन फिरोज बख्श साहब, क्या क्या कहेंगे? अभी कह रहे हैं हफ्तों चलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। कौन जंग फैला रहा है, कौन जंग बढ़ा रहा है, किसकी मंशा क्या है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग, तानाशाह लोग। फिरोज बख्श साहब। जी डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, आपको, हमारे अब्दुल भाई साहब को, और जितने भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, राजा सिंह राजपूत जी, जयदीप सिंह बंदेला साहब, परवेज गुलबशा साहिबा, रेशमा बानो साहिबा और सूर्यवंशी साहब, और भी बहुत से जितने लोग हैं और सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए, कुछ अपडेट्स तो इस तरह की है कि आज भी ईरान ने हमला किया है साउथ सीरिया पे, गालिबन इसका जिक्र भी अभी किया है आपने। और वहां पे उन्होंने ये जो थी अल-तन्फ बेस थी, और इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है जो कि अमेरिकन जो सिस्टम है उसने बिल्कुल इसकी इत्तला नहीं दी कि अमेरिकन सोल्जर्स मारे भी गए हैं, जख्मी भी हुए हैं। अलावा इसके जो रडार सिस्टम है, और रडार सिस्टम का मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये रडार सिस्टम, हाँ, ये अल-तन्फ पे नहीं है, कुवैत में तोड़ा गया इस रडार सिस्टम को AN/MPQ-65। और यहाँ पर कुछ वेपन डिपोज भी थे जहाँ, यानी जो जंग का सामान होता है उसके मुख्तलिफ सामान रखे रहते हैं जो उनको उनकी मरम्मत करनी होती है, कोई ऊंच नीच होती है, उसके ऊपर भी अटैक किया है ईरान ने। और वो जो ACM बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके US के, उसको भी काफी जख्म पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। तो ये आज की बात है, कुवैत में भी ये हुआ है, और ये साउथ सीरिया में भी हुआ है, और जॉर्डन में भी हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि जॉर्डन ने कह दिया हमारे यहाँ कोई अमेरिकन बेस नहीं है। अब ये तो मुझे नहीं पता है या नहीं है, ये तो क्योंकि ना हम लोग वहाँ गए हैं, ना अभी हमने उस पर रिसर्च की है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो 830 अमेरिकन बेसिस हैं छोटी बड़ी इन तमाम अरब कंट्रीज़ में, तो ये बड़े हैरान कर देने वाली बात है किस तरीके से इन लोगों ने, मुनाफिकीन ने और इन गुलामों ने अमेरिका को अपने ऊपर हावी कर लिया है, और इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और ईरान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कि ये लोग इस मकड़ जाल से बाहर निकलें, लेकिन अब मुनाफिकीन का कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे सऊदी अरब है, तुर्की है, बार बार खबरें आती हैं भाई तुर्की और सऊदी अरब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ईरान के साथ खड़े हैं या खड़े होना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वो बिदक जाते हैं, बाम मछली की तरह फिसल जाते हैं। तो ये भरोसेमंद लोग नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब का बस थोड़ा बहुत ये समझिए कि उसकी इस वजह से बात रह जाती है कि वहाँ हरमैन शरीफ है, ठीक है। लेकिन
अगर उसको हम छोड़ दें हरमैन शरीफ को, तो अब यमन जो है वो अच्छा खासा अब सऊदी अरब के ऊपर दबाव डालने वाला है, उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है। मगर ये बड़े अफसोस की बात है, आप ये देखिए किस तरीके से इस्लामी ममालिक आपस में एक दूसरे की से को भगोड़ रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह है। इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ लगा हुआ है, उधर जो है यमन सऊदी अरब से, इधर ईरान के खिलाफ ये खड़े हो गए। ये हो क्या रहा है? और तभी तो जब वो उनके ताबूत के पास गए थे ये सऊदी अरब के लोग, तो कुरान की आयत पढ़ी गई थी कि सूरह अल बदर की आयत पढ़ी गई थी कि मिल के रहो और अपने को आपस में मत बांटो। अगर ये समझ में आ जाए, अब भी समझ में आ जाए, मैं कहता हूँ इतने बड़े शदीद नुकसान के बाद भी, सबसे ज्यादा नुकसान तो ईरान ने झेला है। उनके जो है सुप्रीम कमांडर वही नहीं रहे, और फिर पिछले 8 दिन से लगातार अटैक कर रहा है यूएस, उसके सिस्टम्स पे अटैक कर रहा है। तो ये बड़े अफसोस का मकाम है कि अब भी ये लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये इसराइल के और अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, लेकिन इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और ईरान जो है, ईरान ने अपनी तैयारी 50 साल तैयारी कर रखी है, और ईरान ने अपनी तैयारी तो शाह के ज़माने से कर रखी थी, क्योंकि जब तख्ता पलट हुआ था, ठीक है, शाह के वालिद के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकूंगा फिरोज बख्त साहब, बड़ी खबर यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है। सीरिया में ईरानी कमांडो ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, और ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो ये इस वक्त की देखिए बड़ी खबर, यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन, बूट्स ऑन ग्राउंड एक तरीके से किया है। और अभी एरबिल में भी बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है वो अटैक किया है, वहां पे हमला किया है। लेकिन ये सीरिया में अगर ईरानी कमांडोज पहुंच गए हैं और वहां पे ईरानी कमांड अगर ऐसा है, तो मुझे लग रहा है कि फिर बहुत जल्द वहां बशरुल असद वापस आ जाएंगे। मैं ये भी आपको बता दूं, तो ये एक नया खेल हो जाएगा। और अगर अब और इस पे मैं बात करूंगा अब्दुल वाहिद साहब आपसे भी, और अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बशरुल असद की हुकूमत फिर सीरिया में आ गई, तो जंग का मंजरनामा बदल जाएगा। फिरोज साहब अपना कंप्लीट कर ले। यहाँ पे एक और राइटर्स, पाकिस्तानी अधिकारी ने ईरान को चेतावनी दी है कि सऊदी अरब पर कोई हमला भी इस्लामाबाद के लिए रेड लाइन माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर ईरान जाने की तैयारी में। अजीब और गरीब सिचुएशन है, और ये ज्यादा ऑथेंटिक लग रही है। आसिम मुनीर ईरान भी जाएंगे, आसिम मुनीर अमेरिका भी जाएंगे, उसके लिए पर तौल रहे हैं। यदीप साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है फिरोज साहब, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जिससे लड़ना चाहिए उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हसन रिजवी साहब कहाँ से लाई ये खबर, ये अब्दुल माजिद साहब पूछ रहे हैं कि ये खबर कहाँ से लाए हैं। इसके अलावा सद्दाम साहब, अल्लाह ताला पूरी तरह से ईरान फलस्तीन यमन के साथ है। तो बहरहाल मैं इस पे बात करूंगा। यहाँ ईरानी विरोध पेशमर्गा ग्रुप के 9 लड़ाकों को ईरान ने अपने हमलों में मार गिराया है। तो ये खबर देखिए अलग अलग हवालों से आ रही। फिरोज बख्त साहब अपनी बात कंप्लीट करें, फिर अब्दुल वाहिद साहब से मैं बात करूंगा ये इस वक्त सीरिया के हवाले से भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज बख्त साहब जी देखिए, ऐसा है, एरबिल में भी इनके कमांडोज हैं, और साउथ सीरिया में भी ईरान के कमांडोज हैं। और ये बात मैंने शायद शुरुआती इसी से की थी कि वहां पर इन्होंने कई अमेरिकन सोल्जर्स को हताहत किया है, उनको जो है मार दिया है। अब ये खबरें आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, अमेरिका और इसराइल तो ये कभी देंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि कुर्दिश लोगों के ऊपर भी इरबिल पे जो कमांडोज हैं IRGC के, उन्होंने अटैक किया है। उन्हें पता है, अब जैसे कल भी बात हो रही थी कि अगर
बूट्स ऑन ग्राउंड होता है ईरान के अंदर, अमेरिका करता है। ये भी आया है कि 50,000 जो सोल्जर्स हैं अमेरिका के, वो इन बेसिस के ऊपर हैं, जितने भी बेसिस हैं और जितनी भी बची भी हैं साबुत हैं वहां पर हैं। अगर ये बूट्स ऑफ ग्राउंड, तो उसकी तैयारी तो ईरान ने अभी से शुरू कर दी है। और इनको, क्योंकि कुर्दिश जो लोग हैं, इनको अमेरिका और इसराइल हर तरीके से मदद करते हैं, तो उनको भी जो है ईरान के IRGC के लोग चुन चुन के बराबर कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीबो गरीब सिनेरियो हो गया है। और आखिर में बस ये कह के मैं इजाजत लूंगा कि कुवैत में और ओमान में जो सर्विलांस सिस्टम था, इसको आप रडार का सिस्टम होता है, उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है ईरान ने। ईरान खुद नुकसान खा रहा है, खुद उस पर बहुत ऊपर जबरदस्त अटैक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है, वो जो 50 साल की तैयारी है, अब वो सामने वो ला करके उसको और जवाब दे रहा है। जी डॉक्टर मुमताज जी। और ये देखिए, हसन रिजवी साहब ने कहा कि अमेरिकी फौज दमिश्क की तरफ भाग रही है, वहां पर भी ईरानी लड़ाके मौजूद हैं। और ये देखिए, ये जो है, अब यहाँ पे अमरीश मिश्रा जी ने ये खबर दी है। लेकिन अमरीश मिश्रा ने कहा दी, हसन रिजवी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, अमरीश मिश्रा ने ये खबर दी है कि दमिश्क की तरफ फौज भागी है, लेकिन वो कहाँ से ले आए जरा थे ये सोर्स, क्योंकि अमरीश मिश्रा वहां मौजूद है। लेकिन मैं चलिए अब्दुल वाहिद साहब से, अमरीश मिश्रा एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, कहीं ना कहीं से सोर्स लाए होंगे, क्या लग रहा है आपको अमरीश वो अब्दुल वाहिद साहब? देखिए, ऐसा है कि भाई यहाँ तो हम लोग अपना जो कुछ असेसमेंट है वही देंगे, और हर आदमी का अपना एक नज़रिया है, सबका नज़रिया है। तो बहरहाल जो भी रिपोर्ट्स हैं, अभी तक जो कुछ सामने आ रहा है, देखिए उसका ये है कि सीरिया के अंदर टारगेट किया है। बूट्स ऑन द ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, वो अभी जो है मुझे लगता है कि ये एग्जेजरेशन है। एग्जेजरेशन इसलिए है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड पे ईरान के जाने का मतलब सीधा-सीधा ये होगा कि फिर अमेरिका कुर्दों को और दीगर जो है उनको फिर एक्टिवेट कर देगा ईरान के खिलाफ। तो ईरान की क़यादत इतनी जो है मुझे लगता नहीं कि इमैच्योर स्टेप लेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो बात हमें यहाँ समझ में आ रही है, तो ईरानी क़यादत को वहाँ भी समझ में आ रही है कि क्या-क्या रिपरकशंस होते हैं। आपको याद होगा, तकरीबन कई महीने पहले जिस वक़्त ये सब शुरू हुआ था, 5-6 महीने पहले की बात है, ग़ालिबन पिछले साल की, जब मैं आपसे पहली दफ़ा आया था चैनल पे, तो मैंने आपसे बोला था कि बहरैन के अंदर तख्ता पलट कराना ईरान के लिए 10 मिनट का काम है। आधे घंटे का भी नहीं। कितने मिनट का? 10 मिनट का। क्योंकि वहाँ 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो शिया है। अगर शिया पॉपुलेशन है और रूलर सुन्नी है, तो वो दूसरों के बलबूते पर सऊदी अरब वगैरह के कितने मिनट ठहरेगा, और वो भी इस जंग के हालात में। वो 10-15 साल पहले सऊदी अरब ने कुछ मिलिट्री वगैरह भेजी थी कि भई अपने यहाँ जो कुछ एहतजाजी हैं कुचल दो, तब की बात कुछ और थी। इस वक़्त हालत जंग है। लेकिन क्या ईरान ने ऐसा किया? क्या कोई ऐसा मौका मिला? क्या वहाँ किसी को इनकरेज किया ईरान ने ऐसा? बिल्कुल नहीं किया। यमन के अंदर जो कुछ है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। अभी तक बढ़ा, सऊदी और यमन के बीच में या फिर हुस्सियों के बीच में बढ़ा। बहुत छोटे-मोटे जो है स्कर्मिशेस हुए हैं, झड़पें हुई हैं कुछ, कि भई कुछ सऊदी अरब ने मिसाइल दागे या फिर उसका हुआ, उसके जवाब में उन्होंने दाग दिए, उसके बाद शांति है। तो कुल मिलाकर ये है कि सूरत-ए-हाल क्या है? इस खित्ते को बेसिकली अमेरिका चाहता ये है, हमें बहुत सावधानी से बहुत सारी चीज़ों को देखना है। देखिए, अगर पूरे दुनिया के अंदर अगर पूंजीवादी व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ आई एम सॉरी टू से सबको इख्तिलाफ राय का हक है, मेरी इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, जो भी नाज़रीन है सब। मैं एक चीज़ मानता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मनिकल ऑर्डर। ये क्या है? मनुवादी व्यवस्था क्या है? कि अपोज़िशन भी हम रहें और पोज़ीशन भी हम रहें। यानी सत्ता में भी हम रहें, और अगर कभी सत्ता परिवर्तन हो तो भी हम ही आएँ, दूसरे को ना आने दें। आप बताइए, जितनी साफ गोई के साथ, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़े-बड़े स्कॉलर्स का असेसमेंट है कि बहैसियत मुसलमान अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करें, सीधे जेल जाएँगे, ज़मानत नहीं होगी। इतने कानून, इतनी धाराएँ लगेगी कि पता नहीं है। अशोक कुमार पांडे बोलते हैं, कोई धारा नहीं लगती, कुछ नहीं होता है। अमरीश मिश्रा बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है।
प्रज्ञा मिश्रा बोल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, फला लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि अगर अपोजिशन में भी हो तो वो हमारा ही हो, दूसरे को हम अपोजिशन में भी रहने नहीं देंगे, वो दलित और माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। मेरे असेसमेंट से जिसको इख्तलाफ करना है करे, लेकिन ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली चीज तो ये है। तो ये हमारा चैनल इंडिपेंडेंट है, हमारे ऑब्जर्वेशंस अपने हैं, हम किसी के वो सब नहीं है कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, किसको क्या क्या फॉलो करना है। भाई ये सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, आवाज उठाते हैं, अच्छी बात है, हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन मुझे किसी की नीयत पर शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि फिर वो दलितों में से इस तरह की आवाज आती है तो उसको कुचल क्यों दिया जाता है? अगर कोई माइनॉरिटी का बंदा इस तरह की आवाज उठाता है तो उस पर दर्जनों जो है FIR और ये सब और फला फला होती हैं, इन लोगों पर क्यों नहीं होता है कुछ? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक नेक्सस बना हुआ है कि अपोजिशन में भी रहना है हमें, यानी अगर कभी कांग्रेस पार्टी आई तो भी हम, अगर हम दूसरी पार्टी आई तो भी हम, बहुजन समाज पार्टी आई तो भी हम, समाजवादी पार्टी आई तो भी हम, यानी मिश्रा जी हर जगह रहेंगे विराजमान। तो कुल मिलाकर यह है कि ये नेक्सस है। बहरहाल जिसको इख्तिलाफ करना है करे। अब मैं आता हूं टू द पॉइंट। सीरिया के अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड, अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी ईरान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड करे। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरे ये है कि भाई अगर वो है तो वो जो है, देखिए ईरान का बहुत कैलकुलेटेड मूव है। ईरान का कोई ऐसा नहीं है कि इमेच्योर एक्शन है, फौरन आया जी मारा। ये ईरान को गुस्सा दिला रहा है अमेरिका कि मैं अगर तुम्हारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा हूं तो तुम भी कुवैत के, कतर के, बहरीन के, सऊदी अरब के, UAE के, इन सारे उसको टारगेट करो। ईरान टारगेट क्यों नहीं कर रहा है? ये वहां की लीडरशिप की मैच्योरिटी दिखाता है कि वो कितनी मैच्योर है कि उसको मालूम है कि हमें कौन से ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तो इस वक्त जो है सूरत हाल ये है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे टर्किया की भी मिलिट्री है, उसकी प्रेजेंस है। तो क्या टर्किया से ईरान लड़ेगा वहां पे? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बचाने के लिए वो है। तो अगर अमेरिका और उसके साथ आते हैं, अभी नेटो की मीटिंग खत्म हुई है, तो क्या ईरान रूस है क्या कि वो जाएगा और वहां लड़ेगा? बशारुल असद थे उस वक्त की बात और है। और दूसरी बात यह कि बशारुल असद दोबारा आएंगे, ये सोचा भी अमेरिका की तरफ से छोड़ा गया है ताकि वहां सेक्टेरियन और मसलकी तशद्दुद हो और सुन्नी वर्ल्ड को ईरान के खिलाफ एकजुट किया जाए। तो ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे हैं जिसको बहुत बारीक बीनी से देखने की जरूरत है कि वेस्ट कर क्या रहा है। वेस्ट खुद जो है मॉन्स्टर क्रिएट करता है, राक्षस क्रिएट करता है, या किसी को राक्षस बना देता है, छोटे मोटे आदमी को। ओसामा बिन लादेन जयदीप साहब ने मैं रोकूंगा यहाँ पे। अब्दुल वाहिद साहब, जयदीप साहब ने एक बड़ी अपडेट दी है यहाँ पे, बड़ी अपडेट। सुलेमानिया में ईरान विरोधी आतंकवादी पार्टी के मुख्यालय पर भयंकर मिसाइल हमला किया है। ये ईरान की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। सारे मिसाइल नहीं, ड्रोन हमला है यहाँ पे। उन्होंने कहा है ड्रोन से हमले ये किए गए, बड़ा हमला है। यानी कुर्दों पे भी अभी बता रहे थे कि पिछले 4-5 दिनों से ईरान कुर्दों पर भारी हमले कर रहा है। और वो वही जो आप कह रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड को रोकने के लिए, या जो भी हम उसको नाम दे दें, कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो आप यहाँ पे एक और, आप सुलेमानिया में एक और हमला जो कि गोला बारूद डिपो पर किया गया है, सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे साफ होता है कि वहां गोला बारूद और या रॉकेट वगैरह मौजूद रहे होंगे। तो ईरान भी कोई अब चीजें छोड़ नहीं रहा है, आप देखिए। और ईरान ने जो कहा अब्दुल वाहिद साहब कि पूरे मिडिल ईस्ट को हम तहस नहस कर देंगे, तो जब ये कह रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये तो वेस्टर्न मीडिया प्रोपगेट इस तरह से करता है। उनका कहना बेसिस को लेकर के कि हम किसी बेस को नहीं छोड़ेंगे,